बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 16 में जब हम कंजम्पशन फंक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें से ये एक टॉपिक रह गया था एरविन फिशर का इंटरटेम्पोरल चॉइस। ठीक है, तो पहले इसका बैकग्राउंड बताते हैं और फिर आगे चलते हैं कि ये टॉपिक इसमें क्या है। ठीक है, सो कीन्स कह रहा था कि कंजम्पशन जो है ना, ठीक है, वो डिपेंड करती है, वो कह रहा था कि कंजम्पशन डिपेंड करती है इनकम पे। ठीक है, इनकम पे कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक है, व्हेन इनकम इंक्रीजेस, ठीक है, कंजम्पशन इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। और दूसरी बात वो कह रहा था कि चेंज इन सी बाई चेंज इन वाई, यानी एम पी सी जो है वो लेस देन 1 है। ठीक है, और ए पी सी जो है, ए पी सी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, ए पी सी ये क्या होती है, ये डिमिनिश करती है विद एवरी इंक्रीज। ठीक है, इट डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज। ओके, सो यानी ए पी सी की डेरिवेटिव जो है, ए पी सी की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जो होगी वो लेस देन 0। ठीक है, लेस देन नहीं, नेगेटिव होगी। ये कंजम्पशन फंक्शन था कीन्स का। ठीक है, अब इसमें जो फिशर है वो कहते हैं कि देखो, जो इनकम जो बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल कंजम्पशन कर लेता है तो कंजम्पशन किसके बराबर होती है, यानी वो ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी इनकम खर्च करे। अगर पूरी की पूरी इनकम खर्च करता है तो वाई और कंजम्पशन, आपकी इनकम और कंजम्पशन बराबर होती है। लेकिन सम टाइम्स वो क्या कर लेता है, अकॉर्डिंग टू कीन्स वो सेविंग करता है। ठीक है, क्या हो जाता है, सेविंग। सो वाई माइनस एस कंजम्पशन किसके बराबर होती है, वाई माइनस एस, या एस इज इक्वल टू इफ़ वी सब्ट्रैक्ट कंजम्पशन फ्रॉम इनकम, सो वी विल सेविंग। ओके, सो जब ये सेविंग हो जाती है, यानी वन पीरियड में जब वो कंजम्पशन कर लेता है तो देयर सो कंज्यूमर डू नॉट स्पेंड ऑल ऑफ हिज इनकम। ठीक है, सो व्हाटसोएवर लेफ्ट फ्रॉम द कंजम्पशन इज नॉन एज सेविंग। सो यहाँ पर सेविंग आ जाती है। अब ये सेविंग जो है ये नेक्स्ट पीरियड में क्या हो जाती है, ये सेविंग नेक्स्ट पीरियड में, दिस इज़ एन एडिशन टू द इनकम टू द नेक्स्ट पीरियड। ये लेट सपोज अगर y1 है, ये y1 है, तो यहाँ पर ये y2 के साथ इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द इनकम, इट बिकम पार्ट ऑफ द इनकम। तो फ्यूचर में आपकी ये जो सेविंग्स हैं ये इस्तेमाल हो सकती हैं। ठीक है, अब जो कीन्स और फिशर का मसला है, वो कीन्स सिर्फ एक पीरियड के बारे में बोलता है कि भाई कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, करंट कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ करंट इनकम। फिशर जो है वो यहाँ पर कहता है कि भाई यहाँ पर कुछ एक पीरियड में जो लोग सेव कर लेते हैं या बोरो करते हैं, यूजुअली सेविंग करते हैं, सो वो नेक्स्ट पीरियड में आपकी इनकम को मुतासिर करती है। अगर बोरोइंग करते हैं तो आपकी फर्दर जो नेक्स्ट ईयर में है या अगले आने वाले पीरियड 2 में है, वो आपकी इनकम अगर सेविंग है तो बढ़ जाती है, और अगर आपकी इनकम है तो वो बोरोइंग है तो वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो फिशर है वो इस चीज़ को कर रहा है। अब यहाँ पर ये नाम जो है इंटरटेम्पोरल चॉइस क्या चीज़ है, इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो, चूँकि यहाँ पर यूजुअली कंज्यूमर सेविंग्स करते हैं तो सेविंग किसके लिए करते हैं, कंज्यूमर जो होता है वो फॉरवर्ड लुकिंग होता है। ठीक है, तो द इकोनॉमिस्ट एरविन फिशर डेवलप्ड द मॉडल विद इकोनॉमिस्ट which economists analyze how rational forward consumer make intertemporal choice। इंटरटेम्पोरल चॉइस किसे कहते हैं कि एक पीरियड में आपने क्या करना है और दूसरे पीरियड में आपकी चॉइस, आपकी जो डिसीजन है वो मुख्तलिफ पीरियड में जब होती है तो इसको हम इंटरटेम्पोरल चॉइस कहते हैं। आप कहते हैं कि एक पीरियड में मैंने कितनी सेविंग कितनी कंजम्पशन करनी है और दूसरे पीरियड में कितनी सेविंग और कंजम्पशन करनी है, इसको हम कहते हैं इंटरटेम्पोरल चॉइस। ठीक है, सो ये है कि आप यहाँ पर कंज्यूमर क्या होता है, फिशर के मॉडल में कंज्यूमर जो है ये रैशनल है और फॉरवर्ड लुकिंग है। फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब ये है कि ये सेविंग करता है फ्यूचर के लिए, या अगर बोरो करता है तो फ्यूचर में उसका इफेक्ट आएगा। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, फिशर के मॉडल में हमने
ठीक है, इसमें देखना है। अब इसका मॉडल बिल्कुल किसकी तरह है, ये जो हम इंडिफरेंस कर्व में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं माइक्रो में, ये उस तरह है। तो यहाँ पर हम पहले बजट बनाएंगे और यहाँ पर इस एक्सिस पे एक पीरियड की कंजम्पशन लेंगे और दूसरे एक्सिस में दूसरी पीरियड की कंजम्पशन लेंगे। ओके, एक्सेस पे क्या लेंगे, कंजम्पशन मीन C1 C2। अगर हम सपोज कर लेते हैं कि कंज्यूमर सिर्फ दो पीरियड के लिए उसकी इनकम और कंजम्पशन है, क्योंकि कंज्यूमर की वो तो ज़्यादा होती है, एज ज़्यादा होती है या ज़िंदगी ज़्यादा जीता है, लेकिन चूँकि हमने इसको एक्सेस पे करना है और आसानी के लिए करना है, मॉडल को सिंप्लीफाई करना है, तो हम दो पीरियड पे जाएंगे। तो एक पीरियड में हमारे पास C1, इस पीरियड में C1 यानी एक पीरियड में कंजम्पशन करता है और ये दूसरे पीरियड में कंजम्पशन करता है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, बजट चाहिए होगा। तो इस बजट को हम कहेंगे इंटर टेम्पोरल बजट। इस बजट को हम क्या कहेंगे, इंटर टेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट, यानी उसके पास कितनी इनकम है और उसने दो पीरियड्स में खर्च करनी है। और फिर यहाँ पर मुख्तलिफ इंडिफरेंसेस होंगी, इंडिफरेंस कर्व होंगी। इंडिफरेंस कर्व, ये इंडिफरेंस कर्व किस को रिप्रेजेंट करेंगी, ये इंडिफरेंस कर्व प्रेजेंट करेंगी ये इंडिफरेंस कर्व कंजम्पशन के कम्बिनेशन होंगी जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये पूरी क्वेश्चन, ये जो इंटर टेम्पोरल चॉइस है फिशर का, उसका मेन इसमें यही चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये एंड रिज़ल्ट है। अभी हम इसको हमने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर दो चीज़ें मेन चलनी हैं। नंबर 1, हमने इसको दो पीरियड में डिवाइड करना है। दो पीरियड की कंजम्पशन हो जाएगी C1 एंड C2, और इनकम भी दो पीरियड की होगी Y1 और Y2। ठीक है, तो हमने इसको लेके जाना है और देखना है कि किस तरह कंज्यूमर डिसाइड करता है कि मैंने इस पीरियड में कितनी कंजम्पशन करनी है, सेविंग करनी है या बॉर्विंग करनी है, और फ्यूचर के लिए क्या छोड़ना है, और उसी के मुताबिक कंजम्पशन को डिसाइड करता है। तो एक साइड पे उसकी बजट होगी और एक साइड पे उसकी प्रेफरेंसेस होंगी अबाउट कंजम्पशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक आइडिया क्या है, कंज्यूमर जो है फॉरवर्ड लुकिंग है और वो एक पीरियड में कंजम्पशन करता है, लेकिन या वो सेविंग करता है उस पीरियड में या बॉर्विंग करता है। ठीक है, और फ्यूचर के लिए डिसाइड करता है कि फ्यूचर में क्या पोजीशन होगी। ठीक है, हमने सबसे पहले यहाँ पर बजट बनानी है। ठीक है, बजट, आम जो बजट होती है ना, आम बजट को हम उन इनकम को कहते हैं बजट कंस्ट्रेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने 10 काम करने हैं लेकिन मेरे पास इनकम जो है वो सिर्फ 2 चीज़ों की है, तो मैं बजट कंस्ट्रेंट हो गई मेरी। ठीक है, लेकिन ये उसको हम सिंपल बजट कंस्ट्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपल बजट कंस्ट्रेंट कहते हैं। हमारी ख्वाहिशात ज़्यादा है लेकिन इनकम कम है, तो वी आर फेसिंग बजट कंस्ट्रेंट। लेकिन अभी एक फिशर ने एक नई इस्तेलाह इस्तेमाल की है, दैट इज़ इंटर टेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट। इंटर टेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट ये होता है कि आपने ये देखना है कि इस पीरियड में कितना खर्च करना है और नेक्स्ट पीरियड में कितना खर्च करना है। देखिए, when they are decided how much to consume today versus how much to consume in the future, they face intertemporal budget constraint। आपके पास इनकम है, काफ़ी है, लेकिन उसमें आप डिसाइड करते हो कि नहीं, इतनी नहीं खर्च करनी है, इतनी खर्च करनी है, और ये मैंने फ्यूचर में खर्च करनी है। तो इस कंस्ट्रेंट को हम क्या कहते हैं, इंटरटेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट। व्हाट इज इंटरटेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट, दैट हाउ मच यू आर गोइंग टू कंज्यूम टुडे एंड हाउ मच यू विल कंज्यूम इन द फ्यूचर। दिस इज कॉल्ड इंटरटेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो ये सबसे पहले इसको बनाते हैं इंटरटेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट को। ये बनती किस तरह है और इसको किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। यहाँ पर हम कंज्यूमर को सपोज करते हैं कि कंज्यूमर 2 पीरियड जीता है, 2 पीरियड्स हैं। ठीक है, पहले पीरियड में Y1 इनकम कमाता है, दूसरे पीरियड में Y2 इनकम कमाता है। ठीक है, अब ये Y1 पहला पीरियड क्या होगा, ये जो फिशर है उसको यूथ ले रहा है। क्या ले रहा है, यूथ पीरियड, और दूसरा पीरियड क्या ले रहा है, ओल्ड एज पीरियड ले रहा है। ठीक है, ये सिंप्लिसिटी के लिए पहले पीरियड में Y1 इनकम कमाता है और पहले पीरियड में जो कंजम्पशन करता है दैट इज़ C1, और दूसरे पीरियड में क्या करता है, कंजम्पशन जो करता है C2 करता है। ठीक है, C2, तो 2 पीरियड हैं, Y1 में C1 कंजम्पशन करता है, Y2 में C2 कंजम्पशन करता है। ठीक है, अब देखो इधर, पहले पीरियड में जब
ये y1 से हम क्या कर लें, C1 निकाल लें, तो ये इसकी सेविंग्स बताती है। ठीक है, क्या बताती हैं, सेविंग। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होंगी, जब आपकी कंजम्पशन कम होगी। नेगेटिव कब होंगी, जब आपकी कंजम्पशन ज़्यादा होगी। तो नेगेटिव का मतलब होता है कि ये बोरोइंग करता है। ठीक है, सो अब ये इस यहाँ पर सेविंग हो गई, तो इस यहाँ पर सेविंग हो गई। अब नेक्स्ट पीरियड में ये फर्स्ट पीरियड में इसकी कंजम्पशन और इसकी इनकम और इसकी सेविंग हो गई। नेक्स्ट पीरियड में ये जो कंजम्पशन करेगा C2 जो कंजम्पशन करेगा, तो आया वो किसके बराबर होगी। हम कहेंगे कि भाई ये सारी की सारी इनकम खर्च करेगा किस यानी यहाँ पर हम एज्यूम करें कि ये अपनी इनकम, अपनी तमाम इनकम को सेकंड पीरियड में खर्च करेगा। तो पहले पीरियड में इसके पास सेविंग रह गई थी, ये सेविंग रह गई थी, ये खर्च करेगा। लेकिन ये सेविंग जो है इसमें क्या होगा, ये फर्स्ट पीरियड में ये इसने कहाँ रखी थी, ये यहाँ पर इसको क्या करेगा, इससे पैसे कमाएगा और बैंक में रखेगा। तो ये इससे इंटरेस्ट पे कमाएगा। ये इस तरह, ये 1+R क्या है, मसलन ये इसके पास 100 रुपीज़ थे और इंटरेस्ट रेट क्या था, 10% था। तो ये इसने 10 रुपये इंटरेस्ट से कमाए, 100 रुपये इसके अपने हो गए। ठीक है, 100 रुपये इसके पहले थे और 10 रुपये इसने कमाए। तो इसको हम किस तरह लिखते हैं, 1 + this 10%, 1 + 10%। ये हमने कंपाउंडिंग में इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो ये 100 हो गया, सेविंग्स हो गई, और ये 1+R हो गया जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, सो ये आपकी क्या हो गई, ये नेक्स्ट पीरियड, ये सेविंग आपकी ग्रोथ करती, कंपाउंड कर रही है। तो नेक्स्ट पीरियड में आप ये पैसे, अब वो 100 जो सेविंग आपने की थी 100 नहीं होगी, नेक्स्ट 100 आपने सेविंग की थी, 10% आपको इंटरेस्ट मिला, तो कुल ये 110 रुपये हो गए। प्लस यहाँ पर पीरियड 2 में इनकम, ओके। सो फर्स्ट पीरियड में सेविंग की थी, फर्स्ट पीरियड में कंजम्पशन C1 है, सेकेंड पीरियड में कंजम्पशन C2 है। लेकिन C2 जो है वो किसके बराबर होगी, वो आपकी सेविंग्स प्लस इनकम इन द सेकेंड पीरियड। ओके, अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, अब हमने दोनों कंजम्पशन को इकट्ठा करना है ताकि ये इसकी लाइफ टाइम कंजम्पशन आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, C2 के बराबर थे S1 + R/2। अब हमने S2 यहाँ लिख लेना है, सॉरी C2 = S किसके बराबर है, अभी Y1 - C1। तो ये हो जाएगा Y1 - C1, इसको ब्रैकेट में लिखें, 1 + R + Y2। हमने क्या कर दिया, इसमें C1 लेके आए ताकि हमें पता चल जाए। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हो जाएगा C2 = 1 + R/Y1 minus C1 1 + R, ओके, प्लस Y2। इसको इस साइड पे लेके आए, ठीक है, इसको इस साइड पे एक लेके आए, इस C1 को इस साइड पे लेके आए, तो ये बन जाएगा 1 + R C1 + C2, और इस साइड पे रह जाएगा 1 + R Y1 + I2। ये इक्वेशन इसके बाद बन जाएगी, इसको इस साइड पे लेके आए, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या करना है, अपने डिवाइड करना है दोनों साइड को 1 + R से। क्या कर लेना है, 1 + R से दोनों साइड को डिवाइड कर लेना है। जो डिवाइड कर लेना है तो हमारे पास ये इक्वेशन रह जाएगी, C1 / C2 1 + R Y1 Y2, ये इक्वेशन रह गई। अब इस इक्वेशन में क्या है, इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और ये इक्वेशन हमारी इंटरटेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट की इक्वेशन है, ठीक है। ये
1 डिवाइड बाई आर जो है 1 प्लस आर, ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी बताया था। देखो ये फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू चीज़ें हैं। तो जब आप प्रेजेंट वैल्यू मालूम करते हैं फ्यूचर सम की, तो उसको हम डिस्काउंट करते हैं। क्या करते हैं? डिस्काउंट करते हैं। दिस इज C1 आज की कंजम्पशन है, ओके। दिस इज़ फ्यूचर कंजम्पशन डिस्काउंटेड टुडे। आज आप डिसाइड कर रहे हैं कि मैंने फ्यूचर में कितनी कंजम्पशन करनी है, तो ये हम आज डिसाइड कर रहे हैं कि फ्यूचर में मैंने कितनी कंजम्पशन करनी है। दिस इज़ करंट कंजम्पशन and this is future consumption, and the future consumption is being discounted, okay? The future consumption is being discounted today, plus income, this is current income and this is the future income discounted today, ठीक है? तो ये हमारे पास इक्वेशन है। तो अगर हम लेट सपोज आर हमारे पास ज़ीरो, यानी फ्यूचर में लेट सपोज आपका कोई वो नहीं है, इंटरेस्ट रेट नहीं है, ज़ीरो है, तो सिंपल है, ये 1 ये ज़ीरो हो जाएगा। जब ये ज़ीरो हो जाएगा ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ये सिंपल रह जाएगा C1 प्लस C2 इज इक्वल टू Y1 प्लस Y2। दिस मीन कि आपकी कंजम्पशन किसके बराबर होगी? आपकी कंजम्पशन होगी आपकी पूरी इनकम के मुताबिक होगी, ओके। सो अगर हमारे पास डिस्काउंट रेट ज़ीरो हो तो आपकी सिंपल C1 प्लस C2 इज इक्वल टू Y1 प्लस Y2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज़ ज़ीरो नहीं है तो फिर ये जो होगा फिर इसके बराबर नहीं होगा। फिर क्या होगा? करंट कंजम्पशन प्लस फ्यूचर कंजम्पशन डिस्काउंटेड एट आर इज इक्वल टू करंट इनकम प्लस फ्यूचर इनकम डिस्काउंटेड एट R2, ठीक है। अब देखो इसी चीज़ को मैं ग्राफ पे बना रहा हूँ, अभी चीज़ सिंपल हो जाएगी। लेट सपोज हम यहाँ पर C1 ले रहे हैं, इस एक्सेस पे क्या ले रहे हैं? C1, और यहाँ पर ले रहे हैं C2, ओके। अब यहाँ पर अगर ये ज़ीरो हो जाए, अगर फ्यूचर में कोई कंजम्पशन वो ना करे, ज़ीरो हो, तो लेट सपोज फर्स्ट पीरियड में लेट सपोज ये आपकी Y1 कंजम्पशन हो, इनकम के Y1 के मुताबिक हो, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो इधर, अब ये यहाँ पर अगर लेट सपोज करते हैं कि ये फ्यूचर में कोई कंजम्पशन नहीं करता, ये सारी कंजम्पशन को क्या कहाँ लेके आता है? फ्यूचर की कंजम्पशन को भी आज करना चाहता है, ठीक है। उसको कितनी इनकम चाहिए होगी? Y1 प्लस यहाँ पर देखो Y2 1 प्लस R, इसका मतलब क्या है? ये Y1 लेट सपोज ये अगर कंजम्पशन करता है, फ्यूचर में कोई कंजम्पशन नहीं करता, ठीक है। तो अगर यहाँ तक स्टॉप करते हैं तो ये लेट सपोज Y1 इनकम के मुताबिक होती, लेकिन इस पॉइंट से आगे जाएगा ना तो ये बारविंग करेगा। क्या करेगा? बारविंग करेगा ना, ठीक है, बारो करेगा। तो इस पॉइंट से अगर ये ज़्यादा चलता है, इससे ज़्यादा कंजम्पशन करता है, ठीक है, इससे ज़्यादा करता है, तो ये बारविंग करेगा। और बारविंग करेगा तो क्या करेगा? इसको कितने फ्यूचर इनकम को डिस्काउंट, इसको इतनी इनकम चाहिए, और ये कौन सी इनकम होगी? ये इनकम जो होगी ये डिस्काउंटेड होगी, क्योंकि फ्यूचर से कर्ज लेगा तो फ्यूचर में तो चीज़ ज़्यादा होती है लेकिन आज कम होगी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कम होगी। तो ये Y1 प्लस Y2 1 प्लस R इसको इनकम चाहिए, ठीक है। अब देखो इधर नेक्स्ट ये यहाँ पर हमने दो चीज़ें लगा ली। Y1 अगर इसके पास ये Y1 खर्च करता है तो ये यहाँ पर कोई बारविंग, ये Y1 इज इक्वल टू S होगा, C1 होगा, यहाँ पर कोई बारविंग नहीं है, ठीक है। अच्छा अगर ये यहाँ पर डिसाइड कर लेता है, ये यहाँ पर रखता है, तो ये सेविंग्स होगी। फिर ये क्या होंगी? सेविंग्स होंगी, क्योंकि Y1 से ये कम, लेट सपोज C0 कंजम्पशन करता है, C0 कंजम्पशन करता है तो ये तो Y1 से कम है। तो जब Y1 से कम है तो ये पॉइंट क्या होगा? सेविंग होगी, ठीक है। लेकिन अगर लेट सपोज ये यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर ये फर्स्ट पीरियड है, लेट सपोज इसमें ये कंजम्पशन करता है, लेट सपोज CA कंजम्पशन करता है, तो अब यहाँ पर ये इनकम से ज़्यादा हो गई तो ये बारविंग होगी। तो जब ये बारविंग होगी तो ये किसके बराबर होगी? ये इनकम, ये Y1 प्लस जितनी भी इनकम होगी सेकेंड पीरियड में Y2 जो भी होगी, तो उसको हम क्या करेंगे? डिस्काउंट करेंगे 1 प्लस R, क्योंकि फ्यूचर इनकम को जो आज हम देखते हैं तो हम वी आर डिस्काउंटिंग, ओके। तो इसको सिंपल कर लेते हैं यहाँ पर, ओके। यहाँ पर Y1 और ये इस साइड पे जाएंगे तो ये बारविंग करेगा। इसी तरह
अगर ये सेकंड पीरियड में, यहाँ पर अगर फर्स्ट पीरियड में लेट्स सपोज फर्स्ट पीरियड में जो भी करता है, लेकिन यहाँ पर सेकंड पीरियड में जो इनकम होगी वो y2 होगी, ठीक है, क्या होगी y2, ओके y2। अच्छा अब यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ज़ीरो ले लेते हैं, ज़ीरो ले लेते हैं, अब y2 इनकम हो गई। अच्छा ये इस पीरियड में फर्स्ट पीरियड में कोई कंजम्पशन नहीं करता, ज़ीरो कंजम्पशन करता है। अब वो इनकम तो बची ना, y1 वाली वो इनकम बची, तो वो इनकम जो होगी वो इनकम y1 वो क्या करेगा, वो इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट करके आप बैंक में रखेगा तो 1+r हो जाएगा, ठीक है 1+r। और ये सेकंड एंड पीरियड की इनकम क्या हो जाएगी y2, ठीक है। लेट्स सपोज ये पॉइंट है, ओके ये पॉइंट समझना ज़रूरी है, ठीक है, ये पॉइंट समझना ज़रूरी है। यहाँ पर हम फर्स्ट पीरियड की इनकम ले लेते हैं, ये सेकंड पीरियड की इनकम, लेकिन ये एक्सेस पे कंजम्पशन है, ये एक्चुअली कंजम्पशन हो रही है, ठीक है ना, ये y1 के मुताबिक कंजम्पशन हो रही है, ये y2 के मुताबिक कंजम्पशन हो रही है। अब अगर फर्स्ट पीरियड में यहाँ पर सेकंड पीरियड में कंजम्पशन ज़ीरो होती है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये 12वें को। अब यहाँ पर देखो y2 जो है सेकंड पीरियड की कंजम्पशन है, लेकिन अगर इसने फर्स्ट पीरियड में कंजम्पशन नहीं की तो ये सेकंड पीरियड में फर्स्ट पीरियड की इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये फर्स्ट पीरियड में कंजम्पशन y1 के मुताबिक रखता है, ठीक है, और सेकंड पीरियड में कंजम्पशन y2 के मुताबिक रखता है, यानी कोई सेविंग कोई इन्वेस्टमेंट, कोई सेविंग नहीं, फर्स्ट पीरियड में इसने कोई सेविंग नहीं की, सेकेंड पीरियड में उसने सारी इनकम खर्च कर ली, तो ये पॉइंट मुझे मिल जाएगा ए पॉइंट। अब ए पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस पे कोई सेविंग बारविंग नहीं, ठीक है। सेकेंड पीरियड अगर ये क्या कर लेता है, फर्स्ट पीरियड में ये क्या कर लेता है, ये अपनी जवानी की पेन पूरी ज़िंदगी की इनकम खर्च कर लेता है, यानी फ्यूचर के लिए कोई पीरियड 2 के लिए कोई कंजम्पशन नहीं छोड़ता, तो ये पॉइंट होगा, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। लेट्स सपोज बी पॉइंट हो गया, कौन सा पॉइंट हो गया, बी। अब ये जो ए पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जितनी भी चीज़ होगी ये बारविंग होगी, क्या होगी, बारविंग होगी, ठीक है ना, ये बारो करेगा। अच्छा दूसरा पॉइंट, अगर ये फर्स्ट पीरियड में कुछ भी कंज्यूम नहीं करता और सारी पैसे फ्यूचर के लिए रखता है तो ये पॉइंट मिलेगा, क्या होगा, इस पॉइंट तक ये पॉइंट खर्च करेगा, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को जब हम मिला लेते हैं ना, ये पॉइंट्स आपस में मिला लें, ये पॉइंट्स आपस में मिला लें, बिल्कुल सीधी लकीर बना लें। अब ये जो है इसको हम कहते हैं इंटरटेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट, ये इसकी बजट कंस्ट्रेंट है, ये इससे आगे नहीं जा सकता, ये इसकी कंस्ट्रेंट है, ठीक है ना, ये इसकी इंटरटेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट है। या वो यहाँ पर खर्च करेगा या यहाँ खर्च करेगा, यहाँ खर्च करेगा, यहाँ इससे आगे नहीं जाएगा। इंटरटेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट ये दो पीरियड में अपनी कंजम्पशन को, अपनी इनकम को कंजम्पशन में डिसाइड करता है कि कितनी कम और कितनी खर्च करनी है, ठीक है। दिस इज इंटरटेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट, ओके। अब देखो इस पॉइंट से इधर आएगा ए पॉइंट से तो ये बारविंग होगी, इस पॉइंट से ऊपर जाएगा ये सेविंग्स होंगी। लेट्स सपोज इसने इतनी खर्च कर ली फर्स्ट पीरियड में, एज्यूम करता है, लेट्स सपोज CA फर्स्ट पीरियड में ये क्या करता है, डिसाइड करता है, यहाँ डिसाइड करता है। अब इसने यहाँ पर खर्च कर ली, अब ये सेविंग्स हो गई ना, क्या हो गई, इस सेविंग्स को यहाँ क्या करेगा, ये आगे 1+r के साथ ये ज़्यादा हो जाएंगी, तो फ्यूचर में क्या करेगा, y2 खर्च करेगा और ये y1 का पार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये डिसाइड करेगा, ओके। बुक में किस तरह है देख लें, इधर बुक में ये देखिए, बुक में देखिए इधर, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे ये यहाँ पर कंजम्पशन आपकी y1 और y2 के मुताबिक हो रही है, इससे आगे आएगा तो ये बोरोइंग करेगा, और इससे इस साइड पे होगा तो ये सेविंग करेगा। इंटरटेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट है, ओके। नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसमें, इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हैं इसमें, ठीक है ना। तो इंडिफरेंस कर्व के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जाते हैं, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस इंडिफरेंस कर्व और फिर इसका इक्विलिब्रियम की तरफ जाएंगे।